अग्रिमा को ये नया सा एहसास गुदगुदा रहा था, लेकिन मन में उसे जीने का लालच उस गुदगुदी से ज्यादा था। उसने अर्जुन की पीठ पर अपने हाथ कसे तो अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुकून से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन का फोन बजा तो अग्रिमा झट से उससे अलग हो गई। अर्जुन उसके इस तरह हड़बड़ाने पर उसे देखने लगा और फिर फोन देखा तो उसके बिजनेस के रिलेटेड था। अर्जुन ने फोन उठाकर उन्हें कुंज से बात करने को बोलकर फोन काट दिया। अग्रिमा उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी तो अर्जुन उसके पास जाकर बोला, बात करे। अग्रिमा को अपने सीने से लगाकर अर्जुन की बेचैनी अब कुछ शांत हो गई थी। अब उसे अग्रिमा से बात करनी थी। अग्रिमा भी उसके कहने के तरीके से समझ गई थी और वो भी अब पहले सब साफ करना चाहती थी। इसलिए उसने अर्जुन की तरफ मुड़ते हुए हल्के से लहजे में कहा, अगर आप दिल से हमारी शादी को निभाना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अर्जुन के भाव अब भी संजीदा ही थे। तो मैं शादी निभाना चाहता हूँ, इसलिए तुम साथ चलने को तैयार हो। अग्रिमा को लगा था कि वो बस आराम से अपनी बात कह देगी और अर्जुन मान जाएगा, लेकिन अर्जुन भी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था और वो उसे सही जवाब की उम्मीद में देखने लगा। अग्रिमा ने अपनी हिचकिचाहट को दूर रखते हुए अर्जुन की आंखों में देखकर कहना शुरू किया, हाँ, मैं साथ चलने को तैयार हूँ, क्योंकि आप साथ ले जाने को तैयार हैं। ये जितना सच है उतना ही सच ये भी है कि मैं खुद भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। पहली बार जिंदगी ने मेरे दरवाजे पर खुशियों के साथ दस्तक दी है और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। अग्रिमा की बात सुनकर अर्जुन के होठों पर $1,000,000 वाली स्माइल आ गई और वो प्यार भरी नजरों से अग्रिमा को देखने लगा। अग्रिमा ने उससे आगे कहा, लेकिन आपके साथ चलने से पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अर्जुन ने अपने $1,000,000 वाले स्माइल को कम किया और बोला, बताओ, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो। अग्रिमा ने गहरी सांस लेकर अर्जुन से कहा, मुझे नहीं पता आप मेरे परिवार के बारे में क्या कुछ जानते हैं, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि मेरे पापा की 2 शादियाँ हुई है। मेरी जन्म देने वाली माँ का नाम संचिता है और वो इस वक्त अस्पताल में है और मेरे पापा की दूसरी पत्नी का नाम राखी है जो यहाँ रहती है। हो सकता है कि आपके अब तक यह महसूस भी कर लिया हो कि मेरे पापा की दूसरी पत्नी को मुझसे और मेरे परिवार से कोई ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। मैं आपको एकदम से सब कुछ तो नहीं बता सकती क्योंकि इसमें बहुत वक्त लग जाएगा, पर मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ तकरीबन 21.5 साल बाद ठीक हुई है और मैं उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहती। मैंने सोचा था कि मैं लेकर बेंगलोर चली जाऊंगी, पर अब फिर उसने एक पल रुक कर कहा, अगर मैं आपके साथ चली गई तो मेरी माँ के पास इस वक्त इस घर में आने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। अर्जुन ने उसकी समस्या को समझते हुए उससे कहा, अगर तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी माँ का यहाँ रहना है तो उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा सल्यूशन है। हम उन्हें हमारे साथ प्रताप मेंशन में रख सकते हैं। वो वहाँ बिल्कुल वैसे ही रह सकती है जैसे मेरी मॉम रहती है। अग्रिमा के कुछ कहने से पहले ही अर्जुन ने कहा, पर यह सॉल्यूशन मैं इनकम्प्लीट नहीं करना चाहता। अग्रिमा ने उसकी बात सुनकर उसे सावलिया लहजे में देखा तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सनशाइन, तुम्हारे पेरेंट्स अब भी मेरे पेरेंट्स हैं, तो जो मैं कर रहा हूँ डोंट टेक दैट अदरवाइज। अग्रिमा की आंखों में अर्जुन को अपने लिए विश्वास नजर आया तो अर्जुन ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि इतने सालों बाद माँ ठीक हुई है तो उन्हें अब पापा के साथ रहना चाहिए। आखिर उन दोनों को भी हक है एक दूसरे के साथ जीने का, और जब इतने सालों बाद उन्हें ये मौका मिल रहा है तो मैं और तुम कौन होते हैं उनसे ये मौका छीनने वाले। अग्रिमा अर्जुन की बातों का कोई जवाब ही नहीं सोच पाई। अर्जुन ने आगे कहा, और क्या उन दोनों को अलग रखने का फैसला लेने से पहले तुमने उनसे पूछा था। अग्रिमा ने कहा, हाँ, पापा जानते हैं कि मैं माँ को ठीक होने के बाद बेंगलोर ले जाना चाहती हूँ। वो कुछ और कहती उससे पहले उन दोनों को किसी की पदचाप सुनाई दी। वैसे वो तो इस वक्त वो दोनों मर्यादा दूरी बनाकर खड़े थे, लेकिन फिर भी किसी की पदचाप सुनाई देने पर अग्रिमा थोड़ा सा और हटकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने भी अपनी नजरें अग्रिमा से हटाकर दूसरी तरफ कर ली। दोनों ने उस
तरफ देखा जहाँ से किसी के आने की आहट सुनाई दे रही थी, तो वहाँ राजवीर जी खड़े थे। दरअसल वो संचिता जी के गहने लेने आए थे, जो उन्होंने अपने और संचिता जी के कमरे में रखे हुए थे। राजवीर जी ने अग्रिमा की सिर्फ आखिरी लाइन ही सुनी थी, जब वो अर्जुन से बता रही थी कि उसके और संचिता जी के बेंगलोर जाने के प्लान से राजवीर जी वाकिफ है। राजवीर जी ने आगे आते हुए अग्रिमा से कहा, हाँ, मैं ये चाहता था कि तुम अपनी माँ को बेंगलोर ले जाओ, पर मैं ये तब चाहता था जब तुम्हारी शादी और विदाई की कोई बात नहीं हुई थी। तू शायद भूल गई अम्मू कि मैंने तुझसे क्या कहा था। मैंने तुझसे कहा था कि मैं और तेरी माँ तब तक एक साथ नहीं रहेंगे जब तक तेरा घर नहीं बस जाता, और अब जब तेरा घर बस रहा है तो तेरी माँ की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तुम निश्चित रही, मैं तुम्हारी माँ के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। इस घर पर उसका पूरा हक है और वो पूरे हक के साथ यहाँ रहेगी। अग्रिमा को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके माँ पापा अब साथ रहेंगे, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उलझन आ गई और उसने कहा, पर पापा। राजवीर जी समझ गए कि वो शायद राखी जी के बारे में पूछना चाहती है, तो उन्होंने बात को काटते हुए कहा, मुँह पापा पर भरोसा रखो। अग्रिमा भी अपने माँ बाप को एक साथ देखना चाहती थी। उनके मन में कुछ उलझने थी, लेकिन अपने पिता की बात सुनकर वो चुप हो गए। राजवीर जी ने जल्दी से कमरे में जाकर संचिता जी के गहने लिए और वापस नीचे चले गए। अग्रिमा के चेहरे पर आई मुस्कान कब अर्जुन के चेहरे पर भी आ गई उसे पता ही नहीं चला। फिर वो अग्रिमा के पास आकर उसे छेड़ते हुए बोला, अच्छा जी, अपने माँ पापा के मिलने की इतनी खुशी और हमारे मिलने का क्या। अग्रिमा उसकी बात पर शक पका गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, कुछ खुशियाँ ऐसी होती है जो जाहिर न की जाए तभी ठीक है, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। अर्जुन ने अग्रिमा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो अग्रिमा उसके बहुत नज़दीक आ गई। हाथ हटाकर अर्जुन के सीने पर जा ठहरे और इस बात का भान होते ही उसने अपने हाथ पीछे खींचने चाहे तो अर्जुन ने उसके हाथ पर अपना एक हाथ रख कर कहा, तुम फिक्र मत करो, हमारी खुशियों को मैं किसी की नज़र नहीं लगने दूंगा। नज़र लगाना तो छोड़ो, किसी की बुरी नज़र पड़ने तक नहीं दूंगा। अर्जुन की बातों में विश्वास के साथ साथ अग्रिमा और अपने परिवार के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। वहीं अग्रिमा का हाल अर्जुन की नज़दीकी से खराब होता जा रहा था। पहली बार वो इस तरह से एहसासों से रूबरू हो रही थी। अर्जुन के अलावा किसी के बारे में उसने कभी सोचा नहीं था और अर्जुन अभी इस तरह उसके पास होगा यह सोचना उसकी सोच से भी बाहर था। और जब वो इन एहसासों से घिरी हुई थी तो उसे इनसे निपटना नहीं आ रहा था। खुद में ही सिमटती हुई वो अर्जुन से सीधे से बोली, हमें नीचे चलना चाहिए, सब वेट कर रहे होंगे। अर्जुन तो आज उसे छेड़ने के पूरे मूड में था। आखिर उसे भी तो यह मौका पहली बार ही मिला था। वो उसके हाथ की उंगलियों से खेलते हुए बोला, तो तुम क्या कहने वाली हो नीचे जाकर सबसे। अग्रिमा ने एकदम से अलग होते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कहने वाली। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसे फिर से अपने करीब किया और बोला, कुछ तो कहना ही पड़ेगा जब सब तुमसे पूछेंगे। अग्रिमा अब अर्जुन की शरारत समझ रही थी, तो उसने अब अर्जुन की आंखों में देखते हुए कॉन्फिडेंस और हक से कहा, जो कुछ भी कहेंगे आप कहेंगे। अर्जुन फिर से बोला, मैं क्यों और क्या कहूँगा। अग्रिमा ने अब थोड़े और ज़्यादा हक से कहा, ये तो आप जानते ही हैं कि क्या कहना है और आपको कहना है, क्योंकि मैं कह रही हूँ आपको कहने के लिए। अर्जुन की मुस्कान थोड़ी चौड़ी होती जा रही थी। अच्छा एटीट्यूड। अग्रिमा ने अब अपने लहजे को धीमा करते हुए कहा, एटीट्यूड नहीं, रिक्वेस्ट प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगेगा। अर्जुन ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहा, अजीब। अग्रिमा ने एक बार अर्जुन की तरफ देखा और फिर नज़रें झुकाते हुए कहा, मुझे शर्म आएगी। अर्जुन अपनी उस शर्मीली सी बीवी को दिलचस्प निगाहों से देखने लगा, फिर उसकी कमर में हाथ डाला और उसे खींचकर अपने से सटा लिया। अग्रिमा के हाथ का दबाव अपने दिल के पास महसूस करते हुए अर्जुन ने अग्रिमा से कहा, एक बार मेरी धड़कनों को फील करो सनशाइन। तुम्हें भी पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारा ये शर्मीला सा रूप मेरे दिल पर क्या सितम कर रहा है। अर्जुन की बातों में ने माहौल में रोमानियत भर दी थी। अग्रिमा के दिल की धड़कनें बिल्कुल किसी ड्रम की तरह बज रही थी। उसने अर्जुन से
दूर हटना चाहा, पर अर्जुन की पकड़ अपनी कमर पर कसते देख वो ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन अर्जुन की गुस्ताख नजरों में झांकना भी कहाँ आसान था। हार कर उसने अर्जुन के सीने पर अपना सिर टिकाकर खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। अर्जुन ने अग्रिमा के बालों को सहलाया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके चांद के चमकते माथे पर अपने होठ रख दिया और उससे कहा, वेलकम टू माई लाइफ स्वीट हार्ट। तभी अर्जुन को अथर्व की आवाज़ आई, अर्जुन जल्दी कर यार, कितना वेट करवाएगा। अग्रिमा ने तुरंत ही जल्दी से अर्जुन से कहा, मैं सच में नीचे जाकर कुछ नहीं कह पाऊंगी, प्लीज़ आप। अर्जुन बिना कुछ जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन फिर वापस पलटकर अग्रिमा के एक गाल को चूमकर शरारत से बोला, तुम चाहो तो एटीट्यूड दिखाकर कह सकती हो, हक बनता है तुम्हारा। अर्जुन के चेहरे पर वहां से जाते हुए एक बहुत ही लंबी मुस्कान थी जो उसके खुश नहीं बहुत खुश होने की गवाही दे रही थी। वहीं अग्रिमा अपने गाल पर हाथ रखे शॉक्ड में खड़ी थी। अर्जुन के खुशी खुशी आकर नीचे सबको बताया कि अग्रिमा उसके साथ अपने घर जाने को तैयार है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। जब जगत राज जी ने हाथ जोड़कर सूर्य प्रताप जी और अर्जुन से कहा, बेटा आज हम विदाई करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए आप सबसे एक छोटी सी विनती है। सूर्य प्रताप जी जगत राज जी की दुविधा समझ गए थे। उन्होंने कहा, विनती की जरूरत नहीं है जगत राज, सब वैसे ही होगा जैसे तुम्हें ठीक लगे। जगत राज जी ने कहा, आज आप लोग अग्रिमा को ले जाइए, लेकिन कल हम उसे पगफेरे की रस्म के लिए जब वापस लाएंगे तो हमें कुछ दिन की मोहल्लत दीजिएगा, ताकि हम अपनी तरफ से अच्छे से तैयारी करके अपनी बेटी को सम्मान के साथ ससुराल भेज सकें। अर्जुन इस बात के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करना चाहता था। उसे अब अपनी सनशाइन को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना था। अग्रिमा भी अर्जुन के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार की स्थिति से भी अच्छे से वाकिफ थी। वहीं अथर्व के दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ तो उसने सबसे कहा, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। अर्जुन खुश हो गया कि उसका भाई उसका साथ देने के लिए आ गया है, लेकिन अथर्व का आइडिया सुनकर अर्जुन का गुस्सा, उसकी चिढ़न सातवें आसमान पर पहुंच गई। अथर्व ने सबसे कहा, एक्चुअली मैं और अर्जुन हमेशा से एक साथ शादी करना चाहते थे, पर फिर पता चला कि इसकी तो शादी हो चुकी है। लेकिन अब जब मौका मिल रहा है और अगर किसी को कोई एतराज़ ना हो तो क्या अर्जुन और भाभी की फिर से शादी हो सकती है। इनकी पहली शादी तो हमसे किसी ने देखी भी नहीं है, और जिसने देखी है उन्होंने भी खुशी खुशी नहीं देखी होगी। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वो इस बात पर क्या रिएक्ट करे। वो खुश था कि उसकी और सनशाइन की शादी होगी और उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसे सनशाइन से कुछ वक्त और दूर रहना पड़ेगा। उसने अग्रिमा की तरफ देखा तो वो बिना भाव के खड़ी थी। अर्जुन ने उसकी तरफ अपनी भवें उचकाकर पूछा तो अग्रिमा ने कुछ न कहते हुए अपनी नज़रें झुका ली। सब अथर्व की बात से सहमत भी थे और खुश भी। सिर्फ अर्जुन एक अलग ही कस में था, पर सबके सामने उसे कुछ कहना ठीक नहीं लग रहा था। राजवीर जी ने अग्रिमा और शांति जी से सबके खाने की तैयारी करने को कहा और खुद अपनी माँ के कमरे की तरफ चले गए। वहीं संचिता जी भी आज तो अग्रिमा की विदाई के लिए कोई तैयारी करके नहीं आई थी, तो उन्होंने भी अर्जुन को अपने पास बुलाया और शगुन का सामान अरेंज करने को कहा। जगत राज जी ने तुरंत ही गांव के पंडित जी को बुलवा भेजा ताकि शादी की तारीख मुकर्रर की जा सके। राजवीर जी शारदा जी के कमरे में गए तो वो वहां रखी चारपाई पर बैठी हुई धागे से कुछ टाँक रही थी। राखी जी वहीं मौजूद थी, पर वो कुछ न करते हुए दूसरी चारपाई पर लेटी हुई थी। राजवीर जी ने एक नज़र उनको देखा और फिर अपनी माँ से कहा, माँ आपने मेरी बेटी के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने उसके लिए आपको हमेशा समझाया, लेकिन कभी आपको छोड़कर जाने की बात नहीं की, क्योंकि तजवीर यहाँ था नहीं और मैं एक बेटे के फर्ज निभाने की वजह से आपसे अलग नहीं हो सकता था। पर आज आप उसके ससुराल वालों के सामने एक बार गई तक नहीं, तो आज मैं आपसे कह रहा हूँ, कल मैं अपनी बेटी के साथ आप सबसे अलग हो रहा हूँ। आपको अकेला आज भी नहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। आपका एक और बेटा आ गया है और वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ेगा, लेकिन मैं इस वक्त अपनी बेटी के साथ
रहना चाहता हूँ। कुछ दिन में उसकी शादी होने वाली है और पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें अम्मू की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसकी वजह से तेज आज यहाँ बेकसूर साबित हुआ है। शारदा जी को राजवीर जी की बात बहुत चुभ रही थी। राजवीर जी ने सच ही कहा था। शारदा जी ने अग्रिमा के साथ चाहे जितने बुरा बर्ताव किया हो, उन्होंने कभी अलग होने की बात नहीं कही थी। उसके बाद राजवीर जी ने राखी जी को साफ शब्दों में बता दिया कि वो अब संजीदा जी को अपने घर लेकर आएंगे और उनका ध्यान रखेंगे। राखी जी को ये बात नागवारा सी गुजरी। उन्होंने गुस्से में अग्रिमा और संजीदा जी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो राजवीर जी ने उनसे कहा कि उन्हें पति की ज़रूरत तो वैसे भी कभी थी ही नहीं, इसलिए वो आराम से उस घर में रह सकती है और उन्हें अपनी ज़रूरत का सब मिलेगा और अनुराग के साथ वो कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। राजवीर जी फिर वहाँ से जाने लगे तो जाते हुए अपनी माँ से बोले, माँ आपके पास आखिरी मौका है अपनी पोती के लिए ज़िंदगी में पहली बार कुछ अच्छा करने का, वरना फिर कभी तो शायद उसकी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे आप। राजवीर जी वापस बाहर आए, रसोई की तरफ चले गए जहां ग्रीमा कुछ बना रही थी। शांति जी को अर्जुन के घर की औरतों के पास बैठना पड़ रहा था और उनकी बहू बाजार गई थी। उन्होंने तुरंत ही गांव के एक शादी ब्याह में खाना बनाने वाले के घर किसी को भेजकर उन्हें बुलवाया और खाने का प्रबंध करने को कहा। वहीं अर्जुन इस वक्त दोनों परिवारों के बड़े में मौजूद था और अथर्व को घूर रहा था। शादी का मुहूर्त तकरीबन 20 दिन बाद निकला था और अथर्व जानता था कि उसे कम से कम इतने ही पंचेस तो जरूर पड़ेंगे। सूर्य प्रताप जी ने अर्जुन की सहमति के लिए उसकी तरफ देखा तो अर्जुन ने अग्रिमा की झुकी नज़रों को याद करते हुए कहा, दादू आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन एक बार के लिए आज अग्रिमा प्रताप मेंशन जरूर जाएगी। मैं आज यहाँ से उसके बिना वापस नहीं जाऊँगा। सब अर्जुन के इतने फ्रैंक बिहेवियर पर उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन अर्जुन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पिछली पंचायत वाले दिन की तरह अपनी बात पर कायम था और इसलिए किसी ने बिना बहस के उसकी बात मान ली, क्योंकि अर्जुन से बहस करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। तब तक चाय और कुछ स्नैक्स आ गए थे। अर्जुन और अथर्व ने चाय पीने से मना कर दिया था तो पीछे से एक लड़का दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आ रहा था। अनुराग ने अर्जुन से कहा, अम्मू ने पहले ही कहा था कि आप दोनों चाय नहीं पिएंगे, इसलिए उसने आप दोनों के लिए कॉफ़ी बनाई थी। अथर्व ने तुरंत ही कॉफ़ी मग उठा लिया। अर्जुन ने जैसे ही अथर्व के हाथ अग्रिमा द्वारा भेजी गई कॉफ़ी का मग देखा, गुस्से और जलन से उसकी त्योरियां चढ़ गई। अथर्व ने जैसे ही सिप लेना चाहा, अर्जुन ने वो मग अथर्व के हाथों से छीन लिया और उससे कहा, चाय पीनी तो है पी, वरना मत पी, कॉफ़ी मैं पीऊँगा। अथर्व चिढ़ते हुए अर्जुन से कप वापस लेने लगा और बोला, 2 कप है, दूसरा पी ले। अर्जुन ने उसी को टोन में जवाब देते हुए कहा, दोनों मैं पीऊँगा, मेरी वाइफ ने बनाई है, और दोनों कप उठाकर उस कमरे से बाहर निकल गया और अथर्व बस उसे जाते हुए देखता रहा। राजवीर जी के कमरे से जाने के बाद कुछ देर सोच विचार में डूबी शारदा जी उठी और अपने कपड़े बदलने चली गई। थोड़ा अच्छा सूट पहनकर वो बाहर की तरफ आई जहां अर्जुन के परिवार की औरतें बैठी थी। शारदा जी जाकर उन सब से मिली तो पहले तो सब असमंजस उन्हें देखने लगे, लेकिन फिर फाल्गुनी जी के इशारे पर सब उनसे आराम से मिले। वैसे भी शांति जी उन्हें सब बता दिया था। अर्जुन ने वहां से बाहर आकर कॉफ़ी का एक सिप लिया तो कॉफ़ी नसों में खून बनकर बहने लगी। सुकून की कॉफ़ी। अनुराग बाहर आया तो अर्जुन ने उसे अग्रिमा के बारे में पूछा। अनुराग ने उसके किचन में होने की बात कही और खुद अपने कामों में लग गया। अर्जुन वहां खड़े किसी लड़के से किचन का रास्ता पूछकर उसकी ओर बढ़ गया और जाकर देखा तो उसकी सनशाइन पसीने से नहाई हुई कढ़ाई में कुछ तल रही थी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसके पास आकर कॉफ़ी का कप उसके सामने कर दिया तो अग्रिमा ने कौन है देखने के लिए सामान्य अंदाज में गर्दन घुमाई और अर्जुन को वहां देखकर उसे सारी दुनिया ही घूमती हुई प्रतीत हुई। अग्रिमा ने हड़बड़ाते हुए कहा, आप यहाँ? अर्जुन ने उसे देखकर अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए उससे कहा, मैंने सुना था लड़कियां खूब सज धज कर अपने पति के घर जाती है।
अग्रिमा ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि उसे उसकी बात समझ नहीं आई। अर्जुन ने उसकी हालत की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम ऐसे चलने वाली हो मेरे साथ? अग्रिमा ने एक नज़र खुद को देखा और फिर सामने खड़े बने ठने इंसान को देखा तो उसकी नज़रें झुक गई, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान कढ़ाई की तरफ गया और वो जल्दी से नेक्स बाहर निकालने लगी। अर्जुन पहले ही अथर्व से चिढ़ा हुआ था और अब अपनी बीवी से इग्नोर होते देख उसका पारा चढ़ने को था और उसने अग्रिमा को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, डोंट यू डेयर टू इग्नोर मी। जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हारा सारा टेंशन मुझ पर होना चाहिए। हालांकि चिढ़न से भरा अर्जुन का लहजा आखिर तक आते आते रोमांटिक हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर गैस बंद कर दी और अग्रिमा से कहा, मैं कुंज को बोलकर कैटरिंग वालों को बुला रहा हूँ, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अर्जुन से कहा, पापा ने खाना बनाने वालों को बुलाया है, मैंने सिर्फ चाय और स्नैक्स बनाए थे। अर्जुन उसके माथे पर चिपके बालों को अपनी उंगलियों से हटाते हुए बोला, ठीक है, तुम जाकर रेडी हो जाओ, वैसे भी लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है ना। अग्रिमा अर्जुन की उंगलियों के छुअन से सिहर रही थी, लेकिन अर्जुन की रेडी होने की बात से उसका ध्यान खींचा तो उसने किसी तरह पूछ ही लिया, रेडी क्यों? अर्जुन ने दूसरा कॉफ़ी मग उसे देते हुए पीने के इशारा किया और अग्रिमा से पूछा, तुम्हें चलना नहीं है क्या मेरे साथ? अग्रिमा अब भी कंफ्यूज में थी। उसे लगा था अब तो शादी के बाद ही विदाई होगी। बेचारी अनजान थी इस बात से कि उसका पति ने पूरी दुनिया के सामने एक तरह से ऐलान कर दिया था कि वो अग्रिमा के बिना आज यहाँ से नहीं जाएगा। अर्जुन ने कॉफ़ी पीते हुए अग्रिमा के चेहरे के भाव देखे और उससे पूछा, क्या हुआ? अग्रिमा ने हिचकिचाते हुए कहा, वो शादी आज कैसे? अर्जुन ने उसके टूटते शब्दों को जोड़ लिया था और कहा, हमारी शादी हो चुकी है सनशाइन, ये तो अथर्व की कारस्तानी है जिसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। अग्रिमा को लगा कि अर्जुन ने शायद शादी से मना कर दिया है। वो खुद भी अब अर्जुन से दूर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अथर्व की शादी वाली बात से उसके दिल में भी अर्जुन से शादी के अरमान जगा दिए थे। आखिर वो भी खुद को अर्जुन की दुल्हन बने देखना चाहती थी, सारी रस्में जीना चाहती थी, लेकिन अभी उसे अर्जुन से कुछ भी कहना जल्दी लग रहा था। इसलिए अर्जुन की बात से उसे थोड़ी उदासी जरूर हुई और उसने अपनी उदासी छुपाने की भरपूर कोशिश की, जो अर्जुन की तेज तरार नज़रों से बच नहीं पाया। उसने अग्रिमा से पूछा, क्या बात है सनशाइन, तुम खुश नहीं लग रही? अग्रिमा ने अब की बार हिम्मत बटोर कर कहा, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आपके अलावा मुझे कभी भी कुछ नहीं चाहिए था, पर एक छोटी सी ख्वाहिश भी है। अर्जुन ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना अब मेरी भी ख्वाहिश है, बताओ क्या बात है? अग्रिमा ने अपनी नीचे करते हुए कहा, क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? अर्जुन ने उसकी बात तो संजीदगी से सुनी, पर फिर शरारत से बोला, तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रही हो तो ज़रा अच्छे से करो ना, थोड़ा फील से रोमांटिक होकर। अग्रिमा ने पहले उसे हैरानी से देखा, पर फिर वो उसकी शरारत पर मुस्कुरा दी और उससे बोली, हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि। अर्जुन ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, तुम्हारी हर ख्वाहिश अब अर्जुन प्रताप सिंह की चाहत है, जिसे हर हाल में पूरा होना ही है। अग्रिमा अर्जुन की बात के जो जुनून खुद के लिए महसूस कर रही थी, उस जुनून के एहसास ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ा दी थी। वो बस एकटक अर्जुन को देखने लगी तो अर्जुन ने कहा, जानता हूँ तुम्हारी ख्वाहिश फिर से मुझसे शादी करने की है, तो खुश हो जाओ, 20 दिन बाद हमारी शादी है। अग्रिमा को अर्जुन की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने जिस तरह से अर्जुन को देखा, अर्जुन को भी समझ आ गया कि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहा, मैं सच कह रहा हूँ सनशाइन, 20 दिन बाद हमारी शादी है और आज तुम एक दिन के लिए मेरे साथ हमारे घर चल रही हो, कल तुम वापस आ जाओगी और उसके बाद शादी करके मेरी दुल्हन बनके मेरे साथ वापस जाओगी और फिर हम अपनी खूबसूरत सी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब अग्रिमा को भी समझ आ गया था कि अर्जुन उससे रेडी होने को क्यों कह रहा है। अपनी शादी की बात सुनकर अग्रिमा
खुश हो गए। उसने अर्जुन से कहा, थैंक यू। अर्जुन ने उसके थैंक यू को सुनकर उसे देखते हुए कहा, ये थैंक यू अगर मेरे गालों पर मिलता तो ज़्यादा अच्छा लगता। अग्रिमा को तो अर्जुन की बेशर्मी पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अर्जुन के इस रूप की तो कभी कल्पना तक नहीं की थी। अर्जुन उसे ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या सोच रही हो? कौन से गाल पर थैंक यू कहोगी? मेरी मानो तो दोनों पर बोल दो, किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। अग्रिमा के कुछ और कहने से पहले ही खाना बनाने वाले आ गए और अग्रिमा उन्हें सब बताने लगी। अर्जुन उसे एक नज़र देख अपनी मॉम के पास चला गया। तब तक कुंज आनंदी जी का बताया सारा शगुन का सामान ले आया था और शांति जी के बेटा बहू भी अग्रिमा के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करके ले आए थे। शारदा जी ने भी रसोई में आकर खाना बनाने वाले को सब कुछ अच्छे से करने को कहा और मीठे में भी 2-3 चीज़ें बनाने को कहा। साथ ही उन्होंने अग्रिमा से कहा कि अगर हो सके तो हलवा वो बना दे सबके लिए। अग्रिमा ने सिर्फ हामी में सिर हिला दिया, क्योंकि वो जानती थी शारदा जी को उससे बात करना पसंद नहीं है। वो हलवे की तैयारी करने लगी और थोड़ी ही देर में हलवे की बहुत ही टेम्पटिंग सी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। फिर शारदा जी ने किसी को बोलकर जगत राज जी को बुलवाया तो वो अनमने से मन से उनसे मिलने आ गए। शारदा जी ने कोई भूमिका न बनाते हुए उनसे पूछे कुछ रुपये मांगे ताकि वो अर्जुन और उसके घरवालों को जाते वक्त नेक दे सके। राजवीर जी ने जगत जी को अपनी माँ के साथ हुई बातें बता दी थी तो जगत राज जी ने बिना कुछ कहे रुपये शारदा जी के हाथों में थमा दिए। आनंदी जी ने भी अर्जुन से कहा, अर्जुन हम अग्रिमा के लिए कोई कपड़े या गहने नहीं लाए हैं और यहाँ से तो पता नहीं कुछ ठीक मिलेगा या नहीं। मैंने कुछ शगुन का सामान तो मंगवा लिया है। पर अर्जुन ने आनंदी जी को समझाते हुए कहा, मॉम अग्रिमा आज साथ ही चल रही है ना, तो वहाँ जाकर आप अपने सारे अरमान पूरे कर लेना और वो समझदार है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ देर बाद खाना बन गया तो सब खाने के लिए बैठ गए और अग्रिमा ऊपर अपने रूम में चली गई। अनन्या अपनी भाभी के साथ खाने की जिद करने लगी तो शांति जी ने उसका और अग्रिमा का खाना अग्रिमा के रूम में भिजवा दिया। अनन्या कमरे में आई तो अग्रिमा ने तब तक सारा खाना वहीं रखी टेबल पर लगा दिया था। अनन्या ने अंदर आकर चहकते हुए कहा, भाभी। अग्रिमा उसके यूं चहकने पर मुस्कुरा दी और उसे टेबल के पर रखी कुर्सी पर बैठने को कहा। अनन्या ने कहा, भाभी आप भी आओ ना, साथ में खाएंगे। अग्रिमा भी बैठ गई और दोनों हल्की फुल्की बातें करते हुए खाना खाने लगी। अनन्या के बातूनी और बचपने वाले स्वभाव के चलते वो जल्दी ही अग्रिमा से घुल मिल गई थी। अर्जुन, अथर्व, तनिष्क और अनुराग भी एक साथ खाना खा रहे थे। तनिष्क बार बार अर्जुन से जिद कर रहा था उसे अग्रिमा से मिलाने की, जिस पर अथर्व भी अपनी मोहर लगा रहा था। लेकिन अर्जुन अथर्व से गुस्सा होने का नाटक भी कर रहा था, पर सच तो ये था कि अर्जुन ये छोटे छोटे मोमेंट एंजॉय कर रहा था। राखी जी सुबह से ही अपने कमरे में थी। शारदा जी ने उनके लिए खाना वहीं भिजवा दिया था। अपनी थाली में कई तरह के पकवान देखकर राखी जी ने पहले बुरा सा मुंह बनाया और फिर अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा दिया। खाना निपटने के बाद आनंदी जी ने शारदा जी से कहा कि वो अग्रिमा को तैयार होने का बोल दे। शांति ताई की बहू सुमन अपने साथ लाया अग्रिमा का सारा सामान लेकर अग्रिमा के कमरे में चली गई, जहां अग्रिमा और अनन्या बातें कर रही थी। सुमन ने अग्रिमा को सारे कपड़े दिखाए और उसे कोई भी एक ड्रेस पहन कर तैयार होने को कहा। अग्रिमा ने सब उलट पलट कर देखे तो अनन्या ने एक सूट उठाते हुए कहा, भाभी ये वाला पहनो, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। अग्रिमा कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई और तभी आनंदी जी भी सारी लेडीज के साथ वहां आ गई। अग्रिमा कपड़े पहनकर बाहर आई तो सबको अपने कमरे में देखकर ठिठक गई। फाल्गुनी जी ने उसे हिचकिचाते देखकर अपने पास बुलाया तो अग्रिमा ने जाकर उनके पैर छू दिए। फाल्गुनी जी ने भर भर कर आशीर्वाद दिए। फिर अग्रिमा ने अपनी सास और बुआ सास के भी पैरों को हाथ लगाया तो उन दोनों ने भी उसे गले से लगा लिया। फिर आनंदी जी ने उसे बाल बनाकर तैयार होने को कहा ताकि वो उसे शगुन दे सके। उन्होंने अर्जुन को बोलकर एक फोटोग्राफर
का इंतजाम भी करवा दिया था। अग्रिमा जल्दी ही तैयार हो गई, लेकिन आज वो दुविधा में थी कि सिंदूर लगाए या ना लगाए। अनुपमा जी ने उसे इस तरह देखा तो उसके पास आकर धीरे से कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, और जो कमी है उसे अर्जुन पूरा कर देगा। अग्रिमा ने अनुपमा जी की कई दिन बात करते हुए सिर्फ इतना ही पूछा, आप ठीक है ना आंटी? अनुपमा जी ने उसे प्यार से कहा, आंटी नहीं बुआ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अग्रिमा को इससे आगे कुछ कहने के लिए समझ नहीं आया तो वो चुप हो गई। आनंदी जी ने अग्रिमा से पूछा, बेटा अर्जुन ने तुम्हें एक चैन दी थी ना, क्या वो तुम्हारे पास है? अग्रिमा ने जी कहते हुए हाँ में सिर हिलाया तो आनंदी जी ने उसे उस चैन को साथ लेने को कहा। अग्रिमा ने अपने हाथ से वो चैन खोलकर आनंदी जी के सामने कर दी तो आनंदी जी उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। अग्रिमा ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली तो आनंदी जी ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेर दिया। फिर उन्होंने अनन्या को बोलकर अग्रिमा को शगुन के सामान से कुछ नेल पॉलिश और लिपस्टिक वगैरह उसे लगाने को कहा। अग्रिमा को बिल्कुल वो फीलिंग आ रही थी जब किसी लड़की के ससुराल वाले उसे पहली बार शगुन देने आते हैं। उसके चेहरे पर हल्की शर्म और ना छिप सकने वाली खुशी दोनों ने मिलकर उसके रंग को और भी ज़्यादा सुंदर बना दिया था। रंग सुर्ख था, रंग रेज का, बिना छुए रूह को रंग गया। तब तक तेजवीर जी ने नीचे आंगन में एक बड़ा सा सोफा लगवा दिया था जिस पर अर्जुन और अग्रिमा को बैठाया जाने वाला था। तेजवीर जी के कहने पर अर्जुन पहले से वहां आकर बैठ गया था और अब वो बेसब्री से अग्रिमा का इंतजार कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे हो रही हलचल से अंदाजा हुआ कि उसकी सनशाइन एक एक कदम उसके पास आ रही है और वो अपनी सोच से बाहर आया। तब अग्रिमा सोफे पर उसके पास बैठने लगी। अर्जुन ने एक तेज सी नज़र अग्रिमा पर डाली तो हल्के फिरोजी रंग के घेरदार सूट पर उसने मैजेंटा पिंक बनारसी दुपट्टा ले रखा था जो उसके सिर पर था। हल्का फुल्का मेकअप तो उसे नजर नहीं आया, लेकिन नजरें एक पल को उसके सुर्ख गुलाबी होठों पर अटक गई जिसे उसने आज किसी लिपस्टिक से गाढ़ा गुलाबी कर रखा था और कुछ लटें उड़कर उसके चेहरे को चूम रही थी। हाथों की चूड़ियां खनकते हुए अर्जुन की धड़कनों से बगावत कराने को आमादा थी। पैरों में पायल की रुंझुन अर्जुन के दिल की घंटियां बजा रही थी। एक हथेली पर हल्की सी अर्जुन की लगाई वो मेहंदी अब भी सज रही थी और काला टीका वो तो मॉम ने जरूर ही लगा दिया होगा। पहली बार अर्जुन को उस काले टीके की अहमियत का पता चल रहा था। रस्क है उसे मेरी इन जुल्फों से जो मेरे रुखसारों को चूमती है, रस्क है उसे इस काली स्याही से जो मेरे नैनों में बरसती है, रस्क है उसे इस लालिमा से जो मेरे लबों पर फबती है, इस रस्क है उसे इस मेहंदी से जो मेरी हथेलियों में रचती है, रस्क है उसे इन जो मेरी चूड़ियों से जो मेरी कलाइयों में खनकती है, रक्स है उसे इन पायरों से जो मेरे पैरों में खनकती है। समेट दूं इन लफ्ज़ों को जालिमा तेरे रुखसारों पर, हक बस मेरे लबों का है। सजा दूं काला टीका इस स्याही का, दोष मेरा नहीं जमाने की नज़रों का है। ये मेहंदी, ये पायल, ये चूड़ी जाने क्यों है रस्क, जब सब मेरे नाम का है। चला चुरा लूँ तेरे लबों की ये लाली, इस पे हक बस तेरे दुश्मन ए जान का है। जगतराज जी ने आगे आकर एक नारियल और चांदी के सिक्के से अर्जुन का घर के दामाद के रूप में सम्मान किया। फिर फाल्गुनी जी ने आकर अग्रिमा की गोद में एक शगुन के सामान से भरी थाली रखी तो अग्रिमा ने झुककर उनके पैर छू लिए। अर्जुन को तब जाकर समझ आया कि उसे भी जगतराज जी के पैर छूने चाहिए थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आनंदी जी ने आगे आकर अर्जुन को उनकी चैन देते हुए कहा कि अब असली मंगलसूत्र तो शादी में ही पहनाया जाएगा, इसलिए तब तक के लिए अर्जुन अग्रिमा को अपनी चैन पहना दे। अर्जुन ने चैन लेकर अग्रिमा की तरफ बढ़ाई तो सुमन ने आकर अग्रिमा के दुपट्टे के साथ उसे चैन पहनाने में हेल्प की। अर्जुन ने बिना किसी शरारत के वो चैन आराम से अग्रिमा के गले में
पहना दी। इतने लोगों के सामने वो अग्रिमा को असहज नहीं करना चाहता था। उसके लिए रोमांस या छेड़खानी अलग चीज़ है और अग्रिमा की सहजता, उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा अलग चीज़ है। अग्रिमा की आंखें स्वतः ही बंद हो गई थी। खुशनसीबी का ये पल उसने खुशी खुशी जिया और आंखों के रास्ते बाहर आने वाली नमी को आंखों के अंदर ही रोक दिया। फिर अनुपमा जी ने अर्जुन के सामने सिंदूर की डिबिया दी तो अर्जुन ने चुटकी भर सिंदूर अग्रिमा की मांग में सजा दिया। उस पल अग्रिमा तो मानो जैसे बर्फ बन गई थी। उसकी सांसें तक थम गई थी। दिल ने धड़कना छोड़ दिया था। हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। इंतजार तो अर्जुन ने भी इस पल का किया था, पर अग्रिमा का इंतजार तो अर्जुन के इंतजार के सामने भगवान विष्णु के विराट रूप की तरह बड़ा था। अर्जुन ने अग्रिमा को मूर्त की तरह बैठे महसूस किया तो उसे अच्छा नहीं लगा। कहीं न कहीं अग्रिमा की मन स्थिति से वो भी वाकिफ था। उसने कुछ कहने से पहले ही आनंदी जी ने प्यार से पहले अर्जुन का माथा चूम लिया और फिर अग्रिमा का। तो अग्रिमा ने एक लंबी सांस लेकर खुद को संयत किया और उस वक्त अर्जुन ने अग्रिमा के हाथ पर अपना हाथ रखकर दबाव बनाते हुए अग्रिमा को एहसास दिलाया कि वो उसके साथ है और हमेशा रहेगा। अग्रिमा ने अब खुद को सामान्य किया तो सब ने एक एक करके उन दोनों को आशीर्वाद दिया, फोटो क्लिक करवाई।